हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर रहे हो और जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको डेली डेली अभी हमारे पास टाइम है। आपको पता है मैंने आपको बताया था ना कि कल की 2026 और 2027 मतलब 2026 की सारी वैकेंसी एनटीपीसी और ग्रुप डी की फिर से आएगी। तो इस बार जिसका भी पेपर अच्छा नहीं गया है तो प्लीज प्रॉपर अपना पेपर मतलब स्टडी जो है उसको कंटिन्यू करो, ब्रेक मत करो, क्योंकि ब्रेक कर दोगे तो फिर से आप जीरो पे ही आ जाओगे, समझ रहे हो? तो आप कंटिन्यू रखो और इस बार आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था सेल कल मैंने आपको पढ़ाया था सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल मतलब सेल के अंदर क्या-क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना या मतलब प्रोटीन से मतलब ऊर्जा का निर्माण करना, हमें ग्लूकोज बना के देना। ये किसका काम है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है? इसके बाद होता है वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं? उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? राइबोसोम में 2 प्रकार का राइबोसोम एक राइबोसोम में 2 प्रकार का मतलब जो संरचना 2 प्रकार, एक खुरदुरी होती है, एक सॉफ्ट होती है। जो खुरदुरी होती है तो उसमें मतलब प्रोटीन वाला भाग होता है और जो फैट मतलब चिकनी होती है उसमें फैट वाला प्रोटीन होता है, ठीक है? वो तो राइबोसोम वहीं से सारी चीज़ें मिला के वो प्रोटीन का निर्माण करके रखती है, ठीक है? इसके बाद मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका काम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है ये जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका काम क्या है? इसका काम है जो मतलब सेल को एक तरह से स्ट्रक्चर देना। उसका मतलब एक तरह से कंकाल, जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, कंकाल क्या है, तो वो हमारी बोन्स है। बोन्स के कारण ही तो हम खड़े हो पा रहे हैं, सारी चीजें हमारी बॉडी को एक तरह से स्ट्रक्चर देता है। तो एक तरह से बॉडी का स्ट्रक्चर कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? जो भी जैसे राइबोसोम का प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन बना के रख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना के रख दिया। अगर सपोज अब मैं जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ और हाथ से काम कर रही हूँ तो हाथ की मेरी ऊर्जा खत्म हो गई तो फटाफट सेल जो है वो दूसरी सेल से लेके या फिर दूसरे ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेके अब लाइसोसोम को चाहिए, काम करते-करते थक गया तो दूसरे को कौन देगा? तो जो ये ले जाने और ले आने मतलब पहुँचाने का ये किसका काम होता है? ये काम होता है गोल्जी बॉडी का, ठीक है? गोल्जी बॉडी का सीधी सी बात सिंपल सा काम है, किसी चीज़ को ले जाना मतलब प्रोटीन को मतलब ऊर्जा और प्रोटीन को इकट्ठा करके मतलब संग्रहित करके पैक करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक? इसके बाद एक अगला कंपोनेंट होता है उसमें वैक्यूल पाया जाता है। वैक्यूल का काम क्या होता है? इसको बोलते हैं रसधानी। उसमें सीधी सी बात उसमें वो पानी को स्टोर करके रखता है, ठीक? इसके साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर वो जो मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है, सेल के अंदर भरा होता है जिसके कारण जिसमें सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो तैरते हुए रहते हैं। और मैंने बताया था सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम नहीं पहले लाइसोसोम बताती हूँ। लाइसोसोम को मैंने बताया था कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कंपोनेंट खराब हो गया जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इनमें कुछ भी खराब हो गया तो न्यूक्लियस सीधे लाइसोसोम को आदेश देगी कि तुम जाके इसको खत्म कर दो। और अगर न्यूक्लियस भी खराब है तो फिर लाइसोसोम खुद जाके वहीं फट जाएगा। तो एक तरह से पूरी सेल ही खत्म हो जाएगी, ठीक है? और न्यूक्लियस का ब्रेन किसे कहते हैं? मतलब सॉरी सेल का ब्रेन किसे कहते हैं? उसे न्यूक्लियस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह हमारी बॉडी में सारा काम मस्तिष्क का काम है, मस्तिष्क के कारण ही हम सारी चीजें जैसे मैं बोल रही हूँ ये मेरे से कौन करवा रहा है? ये ब्रेन करवा रहा है, ठीक है? उसी तरह सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही पूरे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है? इसके बाद होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को काम क्या होता है? मतलब कोशिका विभाजन। सपोज कहीं पास आपको चोट लगी, कट लगे, कुछ भी लग गया, ठीक है? तो वहाँ की सेल तो मर गई, ठीक है? जब सेल मर जाएगी तो कोशिका मैंने बताया था कोशिका किसको आदेश देगी? लाइसोसोम को कि जाओ उसको पूरी तरह से खत्म कर दो, तो वो पूरा खत्म करके वहाँ से साफ कर देगा, ठीक है? इसके बाद जब वो जगह खाली हो गई तब फिर न्यूक्लियस जो है सेंट्रोसोम को आदेश देगा। न्यूक्लियस जो है सेंट्रोसोम को आदेश देगा कि अब जाओ तुम वहाँ सेल डिवीजन करो। तो वो सारे कंपोनेंट से धीरे-धीरे पहले एक धागे-नुमा संरचना बनाएगा, फिर एक संरचना से वो 2 संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। समझ रहे हो? एक संरचना से 2 संरचना में परिवर्तित हो जाएगा और एक मतलब वहीं से सेल डिवीजन कर लेगा, ठीक?
और एक सेल से दो सेल बन गए। मैंने बताया था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमैटिन हो जाए, क्रोमैटिन के अंदर क्या पाता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन्स, जीन्स कहाँ पाया जाता है, डीएनए के अंदर, ठीक। अब आज मैंने बताया था कि कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। इनकी खोज क्या और क्या कैसे, ये सब चीजें अभी बेसिक चीजें, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई, ठीक। अब आज मैंने बताया था कि मैं आपको आज डीएनए और आरएनए के बारे में बताऊंगी और प्लस सेल डिवीजन ये बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि डीएनए, डीएनए क्या होता है, देखो ये क्या है, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसके पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी, ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये न्यूक्लियस है, केंद्रक, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक के अंदर भी एक झिल्ली पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है और उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, मतलब एक तरह से ये जानते हो, ये एक तरह से जो ये केंद्रक झिल्ली हो गई, तो जो हमारा सर है, हमारे सर की बाहर वाली लेयर हो गई, ठीक। और न्यूक्लियोप्लाज्म के तो जो खोपड़ी हो गई, खोपड़ी मतलब इतनी टाइट है तो एक जगह से खोपड़ी वाला भाग न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस क्या हो गया, उसके अंदर जो हमारा मस्तिष्क, जिस तरह ब्रेन के अंदर मतलब मस्तिष्क के अंदर रखा है ब्रेन, उसी तरह से न्यूक्लियस हो गया, ठीक। अब क्या करेगा, और ये जो छोटे-छोटे ये छिद्र होते हैं न्यूक्लियर फ्लोर, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होते हैं, सेंट्रल, ये कोशिका के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, कोशिका झिल्ली एवं से द्वारा घिरा होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, न्यूक्लियस राइबोसोम बनने में सहायता करता है, ठीक। अब मैंने बताया था इसके अंदर क्या पाया जाता है, इस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर कौन रहता है, डीएनए। मैंने बताया था ना, डीएनए कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र के अंदर। ये क्या है, ये एक डबल हेलिक्स है, इसी तरह का गुणसूत्र, इसी तरह का क्रोमोसोम, मतलब इसी को बोलते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर। तो इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको टेलोमियर मिलता है, ये पूंछ की तरह है, पूंछ की तरह है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेलोमियर, क्या बोलते हैं, टेलोमियर, ठीक है। और जो डीएनए मतलब गुड्स क्रोमोसोम में भी डीएनए कहाँ पाया जाएगा, तो सेंट्रोमियर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, सेंट्रोमियर में, ठीक है। इसके बाद डीएनए कैसा मॉडल होता है, डबल हेलिक मॉडल होता है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि डीएनए की खोज, डीएनए को तो खोज किसने की, तो डीएनए को सबसे पहले देखा किसने का था, क्वेश्चन अगर पूछे ये कि डीएनए को देखा किसने, देखा सबसे पहले किसने था, तो डीएनए को देखा था सबसे पहले कार्ल्स बर्गन ने, किसने, डीएनए को देखा, देखा किसने, तो वो था कार्ल्स बर्गन, कौन थे, कार्ल्स बर्गन, ठीक, कौन थे, कार्ल्स बर्गन, ठीक है। और जबकि जो डबल हेलिक्स ये मॉडल है, ये जो मॉडल है, इसको तैयार किसने किया था, इसको तैयार किया था वॉटसन और क्रिक ने, किसने, वॉटसन और क्रिक ने, ठीक। इस डबल हेलिक्स मॉडल को तैयार किसने किया था, तो वॉटसन और क्रिक ने, और खोजा किसने था, एक तरह से देखा किसने था, तो किसने दिया था, कार्ल्स बर्गन ने, ठीक है। देखो गुणसूत्र धागे नुमा संरचना होती है, ये डीएनए और प्रोटीन हिस्टोन, ये इसके अंदर कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, कौन सी प्रोटीन, ये भी पूछता है, कौन से प्रोटीन से मिलकर बने थे, हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, जिसमें जीन्स पाए जाते हैं जो वंशानुगत लक्षणों, मतलब जो अपने माता पिता से लक्षण बोलते हैं ना, कि माता पिता के लक्षण बच्चे में आ गए, तो वो किस में आते हैं, जीन्स के थ्रू आते हैं। तो वो जीन्स मतलब मनुष्य के प्रत्येक अंदर, आगे मैं बताती हूँ आप बाकी, ठीक है। देखो ये हो गया, इसके बाद देखो ये है डीएनए, ये क्या है, ये डीएनए है, ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर कहाँ, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए गुणसूत्र के अंदर, ठीक है। ये कैसा मॉडल होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, देख रहे हो, ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ठीक है। इसके बाद देखो डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, कौन सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसमें डीएनए दो न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला पॉली एसिटोड चेन से मिलकर बना जिसे डबल हेलिक्स। ये जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, पॉली चेन बने होते, डबल हेलिक्स के मॉडल से बने होते हैं, और ये इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन। और जो ये क्षारक है, ये क्षारक, डीएनए में कितने प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, 4 प्रकार के, डीएनए में कितने प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, 4। देखो क्या है,
पहले देखो ये क्या है, ये है डीएनए, ये क्या है डीएनए। फिर डीएनए कितने प्रकार के डीएनए को दो भागों में बांटा गया है, किसको दो भागों में, एक है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड और एक है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब इसके बाद न्यूक्लियोसाइड, इसके बाद न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को भी दो भागों में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, किसमें किसमें, शुगर, ठीक। और एक होता है नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजन बेस जिसे क्षारक कहते हैं, सॉरी एक सेकंड, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या क्या होता है, नाइट्रोजन बेस के अंदर होता है प्यूरिन और पिरिमिडीन, इसके अंदर क्या होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन, पिरिमिडीन, ठीक है, पिरिमिडीन, ठीक। एक सेकेंड, पिरिमिडीन, ठीक। प्यूरिन और ये होता है पिरिमिडीन। अब शुगर में तो डीएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, तो डीएनए में दो शुगर होती है, कौन कौन सी, एक तो राइबोज, सॉरी, और दूसरी है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ठीक, डीऑक्सीराइबोज। और प्यूरिन और पिरिमिडीन में, प्यूरिन में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं, अब प्यूरिन में कौन कौन से क्षारक पाए जाते हैं, प्यूरिन में होते हैं एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन, क्या पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक, ठीक, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन में क्या होता है, साइटोसिन और थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, करेक्ट, ये होता है, ठीक। ये है न्यूक्लियोटाइड, ये है न्यूक्लियोसाइड। फिर से एक बात देखो, डीएनए, डीएनए क्या है, डीएनए दो प्रकार का होता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, इसको इंग्लिश में हिंदी में भी यही बोलते हैं। अब इसमें आप हिंदी मत ढूंढना कि मैडम आप हिंदी नहीं बता रही, क्यों, क्योंकि इसको हिंदी में भी वो इंग्लिश में भी और हिंदी में सेम चीजें बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड हुआ, एक हुआ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड फिर कितने प्रकार से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है, एक जिसमें शुगर होती है, मतलब जो न्यूक्लियस मतलब डीएनए होता है उसमें कौन सी शुगर होती है, इससे और ये बताता है, और एक होता है नाइट्रोजनी बेस, मतलब डीएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ठीक है, एक वो हुआ। इसके बाद तो नाइट्रो शुगर में कौन कौन सी शुगर होती है, एक होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सीराइबोज, एक होती है राइबोज, एक होती है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। और नाइट्रोजन मतलब क्षारक, एक तरह से इसको बोलते हैं क्षारक, ठीक, नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक, ठीक। अब इसमें ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन, ठीक। अब प्यूरिन कौन कौन से, एडेनिन, कौन होता है एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थाइमिन, कौन सा होता है, एक एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन, ठीक, करेक्ट।
इसको अच्छे से याद है। डीएनए फिर से मैं बता, डीएनए दो प्रकार का होता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार का हुआ, शुगर मतलब शुगर में एक शुगर हुआ, मतलब एक तरह से शर्करा, और एक होता है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजनी क्षारक इसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक। शुगर में कौन कौन से, उसको हिंदी में भी सेम बोलते हैं, राइबोज शुगर एक होती है, एक होती है डीराइबोज शुगर, ठीक है। और नाइट्रोजनी बेस में एक होता है प्यूरिन, एक होती है पिरिमिडिन। अब राइबोज शुगर में राइबोज शुगर तो नहीं बढ़ती, फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर बढ़ती है, सॉरी, एक होती है राइबोज शुगर, एक होती है डी ऑक्सी राइबोज शुगर। अब प्यूरिन पिरिमिडिन, प्यूरिन में होते हैं दो क्षारक कौन कौन से, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन में होती है साइटोसिन थाइमिन, ठीक। ये डीएनए, और ऐसे ही वो आरएनए में थाइमिन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, यूरेसिल होता है, बाकी सारे एक सेम, सारे सेम ही होते हैं, ठीक। ठीक। अब एक चीज क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ये क्षारक होते हैं, तो देखो एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, मतलब देखो ये रेड वाले को क्या बोलते हैं, एडेनिन, रेड वाले को क्या बोल रहे हैं, एडेनिन, रेड वाले को क्या बोल रहे हैं, एडेनिन, क्या बोल रहे हैं, एडेनिन। और ये ग्रीन वाले को क्या बोल रहे हैं, थाइमिन, ग्रीन वाले को क्या बोल रहे हैं, थाइमिन, येलो वाले को क्या बोल रहे हैं, ग्वानिन, और ब्लू वाले को क्या बोल रहे हैं, साइटोसिन। तो जो एडेनिन है, देख लो तुम यहाँ पास, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से। एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से। एडेनिन, सॉरी, एडेनिन हमेशा जुड़ेगा किससे, ग्वानिन से। देखो एडेनिन, ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा, एडेनिन हमेशा जुड़ेगा थाइमिन के साथ, एडेनिन हमेशा जुड़ेगा थाइमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा जुड़ेगा साइटोसिन के साथ। एडेनिन हमेशा जुड़ेगा थाइमिन के साथ, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन हमेशा, एडेनिन ग्वानिन एक शुगर में पाया जाता है, किसमें, पिरिमिडिन में, नहीं प्यूरिन में, ठीक है। और ग्वानिन साइटोसिन पिरिमिडिन में पाया जाता है, बस इसमें अलग अलग, जैसे एडेनिन हमेशा जुड़ेगा थाइमिन से, और ग्वानिन हमेशा जुड़ेगा साइटोसिन से, करेक्ट। देखो, जीवन अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। मनुष्य के प्रत्येक शारीरिक में टोटल कितने, मनुष्य के शरीर में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होता है, 46 होते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेल में होता है, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, हर सेल के अंदर, जितने भी हमारे हमारे करोड़ों हमारी बॉडी के अंदर सेलें हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हर मतलब सेल के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 मतलब 23 का होता है, जिसमें से 22 सेम होते हैं, 22 जोड़े, मतलब दोनों में सेम होते हैं, एक एक अलग होता है, ठीक है, करेक्ट। अब देखो, अभी मैंने बताया एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ठीक। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये आपस में और ये आपस में, ठीक। ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है, इसे खोज किसने, वाटसन और क्रिक ने 1553 में। इसमें कौन सी शर्करा, क्वेश्चन पूछता है कौन सी शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और नाइट्रोजनिक क्षारक और फास्फेट का समूह का होता है, किसका बना होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर का से मिलकर नाइट्रोजनिक क्षार की हेल्प से बना होता है, ठीक है। और मैंने अभी बता दिया कौन कौन से, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन पाया जाता है। एडेनिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है। स्थान, ये मुख्यतः नाभिक में पाया जाता है। अब डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जीन्स। तो जो हमारे जैसे जो जो जीन है वो उनका काम क्या होता है, अपने माता पिता और या फिर पूर्वजों की जो मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, जीन मतलब एक जो दर पीढ़ी दर चली आ रही उसको आगे ले जाना, अपनी वंश में आगे ले जाना, ये किसका काम होता है, वो होता है काम जीन का। किसका काम होता है, जीन का, ठीक है, वो किसका काम होता है, जीन का होता है, ठीक है, करेक्ट। और संरचना आरएनए एक, इसके बाद होता है डीएनए, मैं बता दी, डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, ठीक। इसके बाद होता है आरएनए में भी सेम होता है, बस ये सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। कैसा मॉडल होता है, सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। इसमें भी ये एडेनिन हमेशा एडेनिन जो है हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, और इसमें ग्वानिन और की जगह पे ग्वानिन की जगह पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। साइटोसिन की जगह पे
एडेनिन हमेशा एडेनिन जो है इसमें थाइमिन की जगह पे क्या जाता है, थाइमिन की जगह पे रिप्लेस किसको कर रहा है, थाइमिन को। तो एडेनिन हमेशा फिर यूरेसिल से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। एडेनिन हमेशा यूरेसिल से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से। आरएनए में एक कौन सा डिफरेंट क्षारक पाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछता है, तो यूरेसिल पाया जाता है। कौन से पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक। आरएनए एक एकल सेल की मतलब सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। इसमें शर्करा, राइबोस, नाइट्रोजनी चार सेम चीजें पाई जाती है। डीएनए में प्रोटीन सबसे, इसका काम क्या होता है, आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन निर्माण, ठीक है। इसका काम क्या होता है, अभी मैं आरएनए के बारे में डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण। इसमें सरगरा मैंने बता दिया, एडेनिन, यूरेसिल, एडेनिन थाइमिन की जगह पर चेंज होता है। एडेनिन, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाया जाता है, ठीक है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता था। और आरएनए में एडेनिन हमेशा यूरेसिल से जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, ठीक। सिंगल ये देख लो, एडेनिन एयूजीसी पाया जाता है, नाभिक में साइटोप्लाज्म राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है, ठीक है। डीएनए आरएनए डीएनए के संदेश को राइबोसोम तक ले जाकर प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक। अब देखो, अब मैं बताती हूँ कि जो डीएनए है, देखो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। एक मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया, मैंने आपको कितने बताया कि एक मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, मैन के अंदर, सॉरी मैन नहीं, ह्यूमन में लिख देती हूँ, ह्यूमन के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जिसमें देखो 46 गुणसूत्र है, जिसमें 46 गुणसूत्र है, जिसमें 23 सेम होते हैं, 23 जिसमें 23 का होता है, जिसमें 22 सेम होते हैं, और एक अलग होता है जिसमें 22 जो है सेम होते हैं। क्या होता है, 22 सेम होते हैं और एक डिफरेंट होता है, ठीक है। 22 सेम सेम, ठीक। 23 जोड़े, जिसके 23 जोड़े हैं, प्रत्येक में ये ऑटोसोम से स्त्री पुरुष। देखो क्या होता है, देखो, अरे सॉरी ये कहाँ आ गया, देखो ये क्या बता रही थी, ये मैन के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46। कितने हैं, 46। 46 में कितने जोड़े होते हैं, 23 के, 23 और इधर भी 23, ठीक। अब 23 में 22 तो सेम, 22 प्लस एक, इस इधर भी 22 प्लस एक, ठीक। तो 22 तो 22 सेम बनेगा, 22 तो सेम बनेगा। अब एक में ये होगा एक्स एक्स, ये जो एक होगा, एक में होगा एक्स एक्स और एक में होगा एक्स वाई, ठीक। अब तो ये जो ए है, ये क्या बनाते हैं, ये बॉडी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, बॉडी मतलब हाथ पैर नाक ये सब चीजें बनाते हैं, ठीक है। जो ये वन होता है, ये सिंगल वन होता है, यही डिसाइड करता है कि बंदा मेल की, मतलब ये जो गैमेट है, ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये वाला डिसाइड कर रहा है, ठीक। तो ये जो वन सिंगल वन है, तो ये वन अगर एक्स ये ऐसे मिलता है और ऐसे मिलता है, ठीक। एक और आते हैं इधर और एक इधर आता है, ठीक है। अगर देखो इसका एक ये एक्स, ठीक ले लिए, और एक इसका ये वाला एक्स, तो एक्स एक्स आ गया। अगर इसका एक एक्स ये आ गया और इसका एक वाई ये आ गया, अगर एक्स एक्स आए, एक एक्स इससे भी आ रहा है और एक्स दूसरे वाले से भी आ रहा है, तब ये क्या बनेगी, ये गर्ल बनेगी, क्या बनेगी, गर्ल। और अगर एक एक्स रहेगा एक वाई रहेगा तो ये बॉय बनेगा, ठीक। कोई दिक्कत, करेक्ट। मेल में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, ठीक। एक मैन के अंदर, सॉरी मैन की जगह पे मैं ह्यूमन लिख देती हूँ, ह्यूमन के अंदर, ठीक है, करेक्ट। अब जैसे कुछ कुछ क्रोमोसोम से मतलब कुछ कुछ के इंसान के मतलब जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे मनुष्य के अंदर मैंने बता दिया, मनुष्य में 46 होते हैं, गोरिल्ला में 48 होते हैं, कुत्ता में 78 होते हैं, बिल्ली में 38 होते हैं, गाय में 60 होते हैं, और बकरी में 60 होते हैं, मुर्गी में 60 होते हैं, हाथी में 56 होते हैं, फल मक्खी में 8 होते हैं, ये मटर वही मटर जिसपे ये संकरण के बारे में हमें पता चला था कि कैसे डिसाइड होता है, तो उसके में 14 होते हैं, ठीक।
मनुष्य के शारीरिक कोशिका 46, जनन कोशिका गैमेट 23 के निषेचन में 23 + 23 46 होता है, फल मक्खी 8, प्याज में 16, मटर में 14, ठीक है। शारीरिक कोशिका 2 एन ये ठीक है, ये सब चीजें ऐसे आप ये थोड़ा सा याद रखना। मनुष्य में 46, गोरिल्ला में 48, कुत्ते में 38, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ कि देखो डीएनए मैंने बताया, डीएनए के बारे में मैंने बता दिया। अब क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एडेनिन ये होता है, ग्वानिन। अब ये इसमें नाइट्रो संरचना बताया है कि एडेनिन में ये संरचना कैसी होती है, ग्वानिन की संरचना कैसी होती है, साइटोसिन की संरचना, थाइमिन की कैसी होती है, यूरेसिल की संरचना ऐसी होती है, ठीक है। इसके बाद होता है क्या होता है, आरएनए। किसमें आते हैं हम, आरएनए में। आरएनए मैंने बताया ये सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का काम क्या है, मेन काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन, आरएनए का मेन काम क्या होता है, आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन बनाना, उसी को बोलते हैं, ठीक। इसका मेन काम क्या था, प्रोटीन को बनाना, ठीक है। अब ये बनाएगा कैसे, ये बनाएगा कैसे, इसके लिए तो राइबोसोम चाहिए ना। राइबोसोम में भी राइबोसोम क्या करेगा, अमीनो एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, जो राइबोसोम है वो राइबोसोम जो है वो अमीनो एसिड में बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, राइबोसोम। क्या चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, राइबोसोम। राइबोसोम, फिर यही राइबोसोम तो आगे जाके अमीनो एसिड में टूटेंगे। कितने अमीनो एसिड बनते हैं एक प्रोटीन में, तो 20 अमीनो एसिड, जिसमें 10 तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं और 10 हम जो खाना पीना खाते हैं उन सबसे हमें 10 अमीनो एसिड मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है, समझ रहे हो। 10 ऊर्जा हमें वहां से प्राप्त होती है, ठीक है, और 10 हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। तो देखो अब मान लो ये अमीनो एसिड बना दिया, ठीक है, राइबोसोम बना दिया। अब कोई तो ऐसा होगा जो ले जाएगा, बनाएगा और स्टोर करके, वही वाला है ना कि कोई चीज बनाओगे, एक व्यक्ति स्टोर करेगा, एक चीज बनाएगा, और एक व्यक्ति है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, ठीक है। तो इसी इसी के कारण आरएनए को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक होता है एम आरएनए, एक आरएनए, ठीक। आरएनए, ठीक। अभी मैंने आपको बताया ना एमआरएनए क्या होता है, ये जो है हमें कौन सा प्रोटीन बनाना है, अमीनो एसिड की पहचान, अमीनो एसिड की पहचान कौन करता है, तो वो राइबोसोम तक ले जा। एमआरएनए की काम क्या है, पहचान करना। इसका काम क्या है, पहचान करना, ठीक। एमआरएनए का पहचान क्या करना है, पहचान करना, ठीक है। एमआरएनए का पहचान काम का है पहचान करना, और टीआरएनए का पहचान कर इसका ट्रांसफर, ले जाना, ले जाना। देखो यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए संवेदक का ये एक सुलती सिंगल हेडी डीएनए में राइबोसोम तक ले जाता है। अरे देखो सूचना मतलब जो अमीनो एसिड की पहचान कौन करता है, तो वो एमआरएनए, अमीनो एसिड की पहचान कौन करता है, एमआरएनए करता है, ठीक है। फिर अभी पहचान कर लिया कि मुझे ये वाला अमीनो एसिड चाहिए। अब इस इम्यूनो एसिड को ले कौन जाएगा, तो ले जाने का काम किसका होता है, टीआरएनए का। किसका काम होता है, अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाना किसका काम होता है, अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाना किसका काम होता है, तो टीआरएनए का काम होता है। किसका काम होता है, टीआरएनए का। राइबोसोम प्रोटीन किससे बनता है, राइबोसोम से, तो वही अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने का किसका काम होता है, टीआरएनए का, ठीक है। अब बनाता कौन है, तो ये बनाता है राइबोसोम का प्रमुख स्थानांतरण भाग प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सबसे अधिक मात्रा में होता है। मतलब ये निर्माण, इसका काम क्या है, निर्माण, एक तरह से ये बोल सकते हैं, सीधी सी बात, सिंपल सी बात, सिंपल, कोई इधर उधर की नहीं। टीआरएनए मत देखो, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एम से एम फॉर एम 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 मैसेंजर, मैसेंजर मतलब पहचान करना, ठीक। टी से ट्रांसफर, ले जाना। आर से निर्माण करना, ठीक, खत्म। बस इतना याद रखना, ठीक। और मैंने बताया कि
प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है? 20 अमीनो एसिड से की ज़रूरत होती है, जिसमें 10 हमारी बॉडी में ऑलरेडी उपस्थित होता है, मतलब 10 ऑलरेडी राइबोसोम के पास ऑलरेडी 10 राइबोसोम ऑलरेडी बॉडी में होता है। 10 राइबोसोम हम जो खाना पीना खाते हैं उसके थ्रू हमें प्राप्त होता है। ठीक, एक चीज़ ये हुआ। मैंने बताया क्षारक, क्षारक में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरिल। थाइमिन की जगह पे क्या आ गया? यूरेसिल हो गया। एडेनिन हमेशा यूरेसिल से जुड़ेगा, थाइमिन ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। करेक्ट? अब कोई दिक्कत? ठीक है, ये देखो mRNA, tRNA, अम्लों का राइबोसोम तक ले जान RNA, और यहाँ पास फिर अंत में प्रोटीन का निर्माण। ठीक, और RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जैसे DNA का फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसी तरह RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इसके बाद होता है, इसके बाद होता है फिर DNA। अब और कुछ चीज़ें तो और चीज़ें तो नहीं है। देखो मैंने बता दिया कि RNA का काम, का प्रोटीन का काम, 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। और तो फिर एक चीज़ और देखो, क्या होता है, देखो DNA से RNA क्या होता है? देखो DNA से RNA और RNA से DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। ठीक, DNA से RNA ये ऐसे भी होता है। ठीक, DNA से RNA का RNA बनना क्या कहलाता है? DNA से RNA बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और RNA से DNA को बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अरे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, अब RNA से प्रोटीन बनना, RNA से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। और प्रोटीन का RNA, प्रोटीन से RNA फिर थोड़ी बनेगा, तो अगर बनेगा भी तो उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसलेशन। ठीक, चलो इसी में DNA में होता है। अब DNA में जैसे आजकल फिंगरप्रिंट, DNA फिंगरप्रिंट क्या होता है? इसकी सबसे पहले खोज कौन की थी? सर एलिक जर्जे ने की थी। सर एलिक जेरफिस ने की थी। कब? 1984 में की थी। DNA फिंगरप्रिंट एक ऐसी प्रतीक है जिससे किसी व्यक्ति के DNA की विशिष्ट पहचान की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का DNA अलग अलग होता है, केवल समान जुड़वा का DNA लगभग समान होता है। जैसे जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनका DNA सेम होता है। ठीक है, लगभग अप्रॉक्स में, उसमें भी बोले DNA में पाए जाने वेंटियर, जो इसमें पाए जाते ये जो क्षारक होते हैं उसी के द्वारा नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, या इसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म रिपीट्स, के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है। हर व्यक्ति में एक दोहराव की संख्या भिन्न होती है जिसमें DNA का पैटर्न बनता है। ठीक है, जैसे अब ये जो हेलिक्स मॉडल बन रहा है, इसमें कोई, इसी में कोई नंबर पाया जाता है, उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि ये डबल हेलिक्स मॉडल है, सिंगल हेलिक्स मॉडल है। ठीक, इसमें नमूना एकत्र पहले तो मतलब कहाँ से DNA की पहचान? रक्त से हो जाती, बाल से, लार से, हड्डी से, ऊतक से आदि से का नमूना लिया जाता है, मतलब किसी का भी ले सकते हो। इसके बाद DNA अलग करना, नमूने से DNA को अलग किया जाता है। फिर PCR द्वारा प्रतिलिपन के PCR मशीन होती है, विशिष्ट हिस्से की कई प्रतिलिपियां बनाई जाती है जेल इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू। फिर इसके बाद उसका DNA की पहचान की जाती है। उपयोग अपराधी की इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो अपराधी की पहचान के लिए ये जानने के लिए कि ये माता पिता इसके यही हैं, ये जानने के लिए लापता व्यक्ति की पहचान करें, आपदा में मृतकों की पहचान के लिए, और वंशावली एवं अनुवांशिक शोध के लिए। ठीक, चलिए आगे। DNA फिंगरप्रिंट ये वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में अदालतों में स्वीकार्य है, अतः अपराध समाधान में अत्यंत सहायक होता है। ठीक,
चले आगे। अब डीएनए आरएनए के बारे में तो मैंने लगभग आपको पूरा जितना भी था तो मैंने सब पढ़ा दिया। अब हम आते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पहले तो मैं आपको बताती हूँ सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है। देखो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। ए माइटोसिस, पहले तो ए माइटोसिस और फिर माइटोसिस, ठीक। फिर एक ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, तीसरा होता है मियोसिस, ठीक। ये हुए 3। ए माइटोसिस को क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री। ठीक। माइटोसिस को क्या बोलते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, ए माइटोसिस को बोलते हैं, मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री ना, उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। माइटोसिस को अर्धसूत्री, वो असूत्री बोलते हैं, असूत्री। क्या बोलते हैं? असूत्री विभाजन बोलते हैं मामा, असूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक, एक सेकंड। ठीक, अब मैंने क्या बताया कि अमाइसोसिस को बोलते हैं। चलो चलो मैं आती हूँ। ठीक है, और माइटोसिस इसको बोलते हैं असूत्री विभाजन। अरे यार, असूत्री विभाजन, ये होते हैं समसूत्री, ये होते हैं अर्धसूत्री। क्या होता है ये? अर्धसूत्री विभाजन। ये किसमें होता है? ये जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? एग्जाम्पल, जनन कोशिका में होता है। ये किसमें होता है? बॉडी पार्ट में। ये किसमें होता है? मतलब ये अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक, इसमें होता है। करेक्ट। तो अब देखो सेल डिवीजन कितने टाइप का मैंने बताया कि 3 प्रकार का होता है। तो इसमें फर्स्ट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन इसमें मैंने बताया था ना, अभी मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 गुणसूत्र, जिसमें से 22 क्रोमोसोम एक तरह होते हैं और एक डिफरेंस होते हैं। जो 22 सेम होते हैं उसी को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं उसको? समसूत्री विभाजन। उसका काम क्या होता है? जो बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, क्या बनते हैं? पार्ट्स, मतलब हाथ, पैर, नाक, मुंह, ये जो जिससे सारी चीज़ें बनी हैं, वो किसका काम होता है? वो समसूत्री का काम होता है। और जिससे सारी चीज़ें नहीं, मतलब एक तरह से जो सेक्स ऑर्गन बनता है, कौन सा? सेक्स ऑर्गन बनता है, मेल या फीमेल का, तो वो वहाँ पास कौन सा विभाजन होता है? वहाँ पास अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, जहाँ पास सेक्स ऑर्गन बनता है वहाँ पास कौन सा विभाजन होता है? वहाँ पास होता है अर्धसूत्री विभाजन। और जहाँ पास शरीर बनता है वहाँ पास कौन सा विभाजन होता है? वहाँ होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है। अब विभाजन में भी कितने फेज होते हैं? तो इसमें 5 फेज होते हैं। कितनी फेज होती हैं? मतलब देखो, सबसे धीमा विभाजन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा पूछे और सबसे तेज पूछे तो मेटाफेज में, और सबसे धीमा विभाजन कहाँ होता है? वो अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। सबसे धीमा मतलब जो एक तरह से मेन पार्ट या मेल का या फीमेल का ये डिसाइड होता है कि ये मेल है या फीमेल, तो जो सेक्स ऑर्गन है उस वहाँ पास सबसे विभाजन जो है सबसे धीमा विभाजन होता है। ठीक है। ठीक, देखो समसूत्री विभाजन, अमाटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो सेम। ठीक है, समसूत्री विभाजन देखो इसमें कितने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। सबसे जल्दी यहाँ होता है जल्दी, लेट, सबसे लेट, सबसे देरी,
यही होती है, ठीक है। इसमें 8 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सबको 2-2 होता है। अब एक चीज और याद रखना कि अर्धसूत्री मतलब अर्धसूत्री विभाजन में एक संतति से 4, देखो ये एक क्रोमोसोम है, उससे कितने बन रही हैं 2, और एक एक्स से कितनी बनी उससे भी 2, तो एक तरह से टोटल कितने बने 4 बने, 4 असमान बने। और जो समसूत्री विभाजन है उस होते हैं सेम, मतलब एज इट इज अपनी तरह की चीजें कॉपी करना एक तरह से। और मैंने बताया कि ये सेल डिवीजन कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? ये एक्स बाई लिंग का निर्धारण एक्स है, ये एक्स बाई है। 46 क्रोमोसोम, 44 है, इसमें 24 सेम सेम है, दो वही एक्स बाई जो ये अब 45 46 ठीक है। दो ये एक्स बाई, अब एक्स एक्स मिलेगा तो गर्ल बनेगा, एक्स बाई मिलेगा तो बॉय बनेगा, ये लिखा है। एक्स बाई बनेगा तो एक्स बाई बनेगा तो मेल पुरुष बनेगा, और एक्स एक्स मिलेगा तो महिला बनेगी, ठीक। बाकी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब मेल और फीमेल के मतलब मेल का ओवम और फीमेल का स्पर्म मिलता है तो आपस में ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। मतलब एक तरह से कहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो मेल के ओवम में, वो सॉरी जो महिलाएं होती उसकी फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय की नली में। कहाँ हिंदी बोले गर्भाशय नली में, और वैसे बोले तो कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक। और ये एक्स है, ये बाई है, ये एक्स एक्स बने इस शिशु, मैंने ये चीज़ें बता दी आपको। अगला है, अब कुछ ऐसा होता है, एक चीज़ और होता है, जैसे कुछ में मान लीजिए 46 गुणसूत्र। अब किसी में अगर न्यूक्लियस जो है उसको सही से, किसी को मतलब जो सेंट्रोसोम है उसको सही से मतलब सही चीज़ें नहीं बोल पाया कि तुम इस तरह यहाँ पास तुमको ये बनाना है, वहाँ पास ये बनाना है, तो अगर थोड़ा सा भी न्यूक्लियस ने इधर उधर किया तो किसी की बॉडी में या कि फिर ज़्यादा हो जाएंगे क्रोमोसोम, और या फिर किसी की बॉडी में कम क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो आजकल ट्रांसजेंडर होते हैं, और लेस्बियन होते हैं, और ये गे होते हैं, और किसी तो ये सब इसी का उदाहरण है। तो इसी में एक होता है डाउन सिंड्रोम, जिसमें 47+21, जिसमें गोल चेहरा होता है, चपटी नाक होती है, छोटी आंखें होती है, जीभ बड़ी होती है, ठीक है। मानसिक विकास में कमी होती है, जिसको डाउन सिंड्रोम होता है। एडवर्ड सिंड्रोम में 47+18 होते हैं। लक्षण गंभीर मानसिक कमी, मुट्ठी बंद रहना, हृदय दोष, कम जन्म वजन और उच्च शिशु मृत्यु दर। पटाओ सिंड्रोम 47+, इसमें मतलब इसमें 47 गुणसूत्र, इसमें प्रॉब्लम कौन से गुणसूत्र में होती है? 13वें नंबर के जिसमें गुणसूत्र में कमी होती है उसको क्या बोलते हैं? पटाओ सिंड्रोम। जैसे नहीं बोलते 13 को पटाओ, 13 ठीक। 18 में एडवर्ड 18, और डाउन 21, डाउन किस में आएगा? 21, ठीक है। और टर्नर में XO आ जाता है। टर्नर में क्या आ जाता है? XO, केवल X गुणसूत्र होता है। लंबाई कम रहना, गर्दन पर लंबी नुमा त्वचा, महिलाओं की बाध्यता, और XXY की संरचना, ठीक। इसको आप अच्छे से देख लेना। बाकी मिलते हैं कल। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, थैंक यू। यहाँ ना बहुत तेज़ बारिश हो रही, बहुत तेज़। आपका वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ रात में 12 बज रहे, इतनी तेज़ बारिश हो रही कि लाइट भी चली गई। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।